हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम गुप्त वंश से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है गुप्त वंश के सभी क्वेश्चंस का। पिछले पार्ट 1 में हमने 70 क्वेश्चन सॉल्व किए थे लुसेंट से। इस वीडियो में हम पार्ट 2 है ये हमारा, तो इसमें हम लुसेंट के बचे हुए क्वेश्चंस, इसके साथ साथ घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चंस और इसके साथ साथ जितना भी अगर टाइम मिलता है तो यूथ कंपटीशन टाइम्स के सभी क्वेश्चंस जो गुप्त वंश का टॉपिक है उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कंप्रहेंसिव कवरेज दे देगा, आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी फैक्ट्स हैं गुप्त वंश से संबंधित वो इन 3 वीडियो में सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है, 2 वीडियो पहले पब्लिश हो चुके हैं, ये अंतिम वीडियो है गुप्त वंश से संबंधित। ठीक है, तो आप केवल ये 3 वीडियो करके जाइए। थ्योरी का वीडियो था, 2 आपके क्वेश्चंस के वीडियो हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सबसे मुख्य बात, वीडियो के अंत तक देखते रहिए, लीव करके मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। तांबे का तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए दे रखा है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त या स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी रामगुप्त। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे रामगुप्त, जिन्होंने सबसे पहले तांबे का सिक्का जारी किया था। और रजत सिक्के की बात की जाए, चांदी के सिक्के की बात की जाए, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में शासकों के नाम दे रखे हैं, सूची सेकंड में अभिलेख दे रखे हैं। ठीक है, सूची फर्स्ट में आपके शासक हैं। तो क्वेश्चन 72 को देखें तो ऑप्शन सूची फर्स्ट की बात करें तो ऑप्शन ए में दे रखा है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त सेकंड, सी है स्कंदगुप्त और डी है बुद्धगुप्त। और सूची सेकंड में उनके अभिलेख दे रखे हैं। पहला है प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा है मेहरौली लौह स्तंभ लेख, तीसरा है भीतरी स्तंभ लेख और चौथा है पहाड़पुर ताम्रपत्र। तो इन चारों को आपको सुमेलित करना है। तो अगर हम इसको देखें तो समुद्रगुप्त का आपका प्रयाग प्रशस्ति था, जिसको उसके दरबारी कवि हरसेन ने लिखा था। चंद्रगुप्त सेकंड का मेहरौली का लौह स्तंभ है, यानी मेहरौली मेहरौली जो दिल्ली में है उसका जो आयरन पिलर है वो आपका चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का था। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख था। इसी प्रकार से बुद्धगुप्त का पहाड़पुर ताम्रपत्र था। यानी ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पर भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में मुद्रा के प्रकार हैं, सूची सेकंड में उनके शासकों के नाम हैं। तो सूची फर्स्ट की बात करें, ए दे रखा है कुमार देवी प्रकार के सिक्के, बी है बीड़ा वादन प्रकार के सिक्के, सी है चक्र विक्रम प्रकार, डी है कार्तिकेय प्रकार। सूची सेकंड में उनके शासकों के नाम दे रखे हैं किन्होंने जारी किए। ए है आप पहला है चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड है समुद्रगुप्त, थर्ड है आपका चंद्रगुप्त सेकंड और डी है कुमारगुप्त फर्स्ट। यदि हम क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो कुमार देवी प्रकार का जो सिक्का था ये चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही जारी किया था। ठीक है, यानी कुमार देवी प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जारी किया था, जबकि बीड़ा मानन प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने जारी किया था। इस पर समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए हैं। इसी प्रकार से चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित था। ठीक है, और कार्तिकेय प्रकार का सिक्का ये आपके कुमारगुप्त से संबंधित था। ठीक है, यानी ए का 1 रहेगा, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फिर से ऑप्शन ए ही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पर भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करनी है। एक तरफ शासकों के नाम है, दूसरी तरफ उपाधियाँ दे रखी हैं। तो यदि हम सूची फर्स्ट की बात करें जिसमें शासकों के नाम दे रखे हैं, तो उसमें पहला है चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी है आपका समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त सेकंड और डी है स्कंदगुप्त। दूसरी तरफ सूची सेकंड में उपाधियाँ दे रखी हैं। पहली उपाधि है महाधिराज, सेकंड है अश्वमेध पराक्रम, तीसरी है परम भागवत और चौथी है सक्रोपम। तो अगर हम इनका मिलान करें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसे उन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यानी ए का 1 रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो इन्हें अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी इन्होंने। ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसी प्रकार से स्कंदगुप्त ने शक्रोपम कहा गया है, स्कंदगुप्त को शक्रोपम भी कहा गया है। तो यानी ए का 1 रहेगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो हम इसकी सूची देख लेते हैं, कूट देख लेते हैं। इसका कुछ कूट इस प्रकार से दे रखा है, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो एक तरफ शासकों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ सूची सेकंड यानी पत्नियों के नाम हैं। एक तरफ सूची फर्स्ट में शासकों के नाम में दे रखा है चंद्रगुप्त फर्स्ट,
रामगुप्त, समुद्रगुप्त तथा रुद्रसेन सेकंड। इसी प्रकार से दूसरी तरफ उनकी पत्नियों के नाम दे रखे हैं। एक तरफ है कुमार देवी जिसकी लिच्छवी की राजकुमारी थी, बी है ध्रुव देवी, सी है आपका दत्ता देवी और डी है प्रभावती गुप्ता। तो ऑप्शन ए की बात करें चंद्रगुप्त फर्स्ट की, तो इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी यानी ये लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। ये कुमार देवी इन्हीं की पत्नी का नाम था और इन्हीं के नाम पर कुमार देवी प्रकार के सिक्के जारी किए थे। रामगुप्त की अगर हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, जिनकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी था और बाद में ये ध्रुव देवी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी बनी थी, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने रामगुप्त को मार दिया था, यानी रामगुप्त ने ध्रुव देवी को शकों को देने का वादा किया था, जिस वजह से चंद्रगुप्त सेकंड नाराज हो गए, उन्होंने रामगुप्त को भी मार दिया और शक राजा को भी हरा दिया था, ठीक है। शक राजा के हराने के बाद उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी तथा रामगुप्त की जो पत्नी थी यानी उनकी जो भाभी थी ध्रुव देवी, उनसे खुद का विवाह कर लिया, ठीक है। यार सी ऑप्शन समुद्रगुप्त की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी था और डी रुद्रसेन सेकंड, ये चंद्रगुप्त सेकंड जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनके दामाद थे, यानी उनकी बेटी का नाम प्रभावती गुप्त था। तो उन्होंने शादी की थी आपके रुद्रसेन सेकंड से जो बकाटक राजा थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये भी करेक्ट आंसर है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी है समुद्रगुप्त, सी है आपका चंद्रगुप्त सेकंड और डी है स्कंदगुप्त। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, जिसे बी ए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी जितनी भी लड़ाइयाँ जीती थी उनमें सभी में विजय प्राप्त की थी। इन्होंने उत्तरापथ, दक्षिणापथ, आर्यों, ठीक है, इन सभी पे विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। सर्वराजो छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, बी सी आपका समुद्रगुप्त ने और डी स्कंदगुप्त ने। तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी समुद्रगुप्त ने, ठीक है। समुद्रगुप्त को सर्वोच्च छेता भी कहा जाता था, अर्थात सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, क्योंकि इन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ जीती थी वो सभी जीती थी, जिस वजह से बी ए स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था? ऑप्शन ए था चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी है चंद्रगुप्त सेकंड, सी समुद्रगुप्त और डी है स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों का उन्मूलन किया था, शकों को बुरी तरह से पराजित करके उनके राजा को मार दिया था रुद्र सिंह थर्ड को, जिस वजह से चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य का टाइटल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में सूची फर्स्ट यानी रचनाकार दे रखे हैं और सूची सेकंड में उनकी रचनाएं दे रखी हैं, इन दोनों को मिलान करना है। तो ऑप्शन ए यानी रचनाकार की अगर हम बात करें तो एक तरफ है आर्यभट्ट, दूसरी तरफ धन्वंतरि, सी ब्रह्मगुप्त, डी बारहमेर। और उनकी रचनाओं के नाम है आर्यभट्टियम, नवनीतकम, ब्रह्म सिद्धांतम या पंच सिद्धांत का। हमें आपस में मिलान करना है, तो क्वेश्चन नंबर 79 को अगर हम मिलान देखें तो आर्यभट्ट की जो किताब थी वो आर्यभट्टियम थी। आर्यभट्ट मुख्यतः एक गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। साथ में अगर हम धन्वंतरि की बात करें तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, तो इनकी जो किताब का नाम था वो नवनीत कम था। इसी प्रकार से ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत का लिखी थी और बारह महिर ने पंच सिद्धांत का लिखी है, ठीक है। तो इन सभी के जो करेक्ट आंसर हैं वो रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका करेक्ट आंसर फिर से ऑप्शन ए ही रहने वाला है। ऑप्शन ए बार बार इसी प्रकार से मिलान इसलिए हो रहा है क्योंकि आप याद रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में अगर हम देखें, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, उसकी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त ने, बी स्कंदगुप्त ने, सी चंद्रगुप्त सेकंड ने या डी कुमारगुप्त फर्स्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी स्कंदगुप्त ने, ठीक है। गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का फिर से मरम्मत कराई थी, ठीक है, उसके पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उन्होंने बनवाया था इस झील को, इस बांध को। और इसकी बाद में मरम्मत करवाई थी शासक रुद्रदमन ने, ठीक है, जिसका जिक्र उसके अभिलेख से मिलता है। और अंतिम में इसकी जो मरम्मत कराई है वो आपके
गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में आपके प्रशासकीय विभाजन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके प्रशासकों के नाम दे रखे हैं। तो यदि हम प्रशासकीय विभाजन की बात करें, सूची फर्स्ट की बात करें, तो ए दे रखा है भुक्ति, जैसे प्रांत कहा गया है। बी है विषय या जिला। सी नगर और डी ग्राम। उनके सामने की अगर हम प्रशासकों की बात करें तो भुक्ति के सामने दे रखा है उपारिक, विषय के सामने विषयपति, नगर के सामने नगरपति और ग्राम के सामने ग्रामिक दे रखा है। हमें आपस में इनको मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का अगर हम मिलान देखें तो भुक्ति का जो हेड होता था वो उपारिक ही होता था। तो भुक्ति का जो हेड था वो उपारिकी था। विषय का यानी जिला का जो हेड होता था वो विषयपति था। नगर का हेड नगरपति और ग्राम का हेड ग्रामिक, ठीक है, या ग्रामीण। तो ये सभी ऑप्शन रेस्पेक्टिवली करेक्ट हैं, यानी ए का 1 रहेगा, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है महासंधि विक्रक और उसके सामने दे रखा है युद्ध व शांति का मंत्री। बी है महादंड नायक जिसके सामने दे रखा है सेना का सर्वोच्च अधिकारी। जो सी है आपका बिना स्थिति स्थापक जिसके सामने दे रखा है धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। और डी यानी महास्वपति दे रखा है गज सेना का अध्यक्ष। तो इनमें से आपको पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी महास्वपति, महाअश्वपति, ठीक है। जैसा कि नाम में दे रखा है अश्व का मतलब घोड़ा होता है, तो ये जो घोड़ा होता था यानी घुड़सवार जो सेना होती थी उसका हेड होता था, ना कि गज सेना का अध्यक्ष। गज का अर्थ होता है एलिफेंट या हाथी, ठीक है। तो एलिफेंट वाली सेना का हेड नहीं होता था ये, महाअश्वपति जो घुड़सवारों की जो सेना होती है उनका हेड होता था, ठीक है। महासंधि विग्रह ये युद्ध व शांति का मंत्री होता था। महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और बिना स्थिति स्थापक ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 सुमेलित कीजिए, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। और सूची फर्स्ट में दे रखा है क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, अपरहत भूमि और खिल भूमि, यानी भूमि दे रखी है, भूमियों के प्रकार दे रखे हैं। सूची सेकंड में कृषि योग्य भूमि, निवास योग्य भूमि, जंगली भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, ठीक है। तो ये चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें तो जो क्षेत्र भूमि होती थी वो मेनली कृषि योग्य भूमि होती थी, ठीक है। इसी प्रकार से जो वास्तु भूमि होती थी वो निवास योग्य भूमि होती थी, यानी जहाँ पर निवास करना होता था, निवास के लिए जो घर बनाने होते थे वो उसको उस भूमि को बोला जाता था वास्तु भूमि, ठीक है। इसी से वास्तुकार नामक शब्द निकला है। नेक्स्ट है अपरहत भूमि, जिसे जंगली भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है खिल भूमि, जिसे कृषि के लिए जो भूमि अनुपयुक्त होती थी उसको खिल भूमि कहा जाता था। यानी ए का फर्स्ट रहेगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी सेम रिपीटेड, यानी इनकी कूटों में देखें तो ये इसका करेक्ट आंसर फिर से ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है प्रयाग प्रशस्ति जिसके सामने रवि कीर्ति दे रखा है। बी किरात किरात जोनियम किरात अर्जुनियम जिसके सामने भारवी दे रखा है। और सी है आपका 10 कुमार चरित जिसके सामने दंडिन, मृच्छकटिकम के सामने शूद्रक। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर नहीं होगा, वो है आपका ऑप्शन ए, यानी प्रयाग प्रशस्ति के सामने रवि कीर्ति नहीं। प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी है उसके जो रचनाकार हैं वो आपके हरसेन हैं, ठीक है। और ये हरसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जो समुद्रगुप्त राजा था गुप्त वंश का, उनके दरबारी कवि थे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो किरात अर्जुनियम ये भारवी ने ही लिखी है। मृच्छकटिकम शूद्र की रचना है। इसी प्रकार से 10 कुमार चरित ये दंडन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, कौन सही सुमेलित नहीं है। बाघ भट्ट जिसके सामने अष्टांग हृदय दे रखा है। बी कामंदक नीति सार दे रखा है। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस। डी बृहत्हरि मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी बृहत्हरि मेघदूतम, ठीक है। यानी बृहत्हरि के सामने मेघदूतम ये इनकी रचना नहीं थी, मेघदूतम ये कालिदास जी की रचना थी। जबकि बागभट्ट अष्टांग हृदय, ठीक है, यानी बागभट्ट ने अष्टांग हृदय लिखा है। इसी प्रकार से कामंदक ने नीति सार लिखा है और विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है, ठीक है। लेकिन बृहत्हरि ने मेघदूतम नहीं लिखा है, ये कालिदास की रचना है मेघदूतम। कालिदास की और भी कई रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये सभी रचनाएं कालिदास जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86,
यदि हम 86 की बात करें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पे मिलान करना है। सूची फर्स्ट में श्रेष्ठी, सार्तवाह, कुलिक, कायस्थ दे रखा है। सूची सेकंड में साहूकार, व्यापारी, शिल्पी, कारीगर और लेखक दे कर रखा है। यानी जो नाम थे उनके आज वर्तमान में क्या नाम है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 को अगर हम मिलान करें तो श्रेष्ठी जो लोग होते थे वो आज के टाइम में साहूकार होते हैं। इसी प्रकार से सार्तवाह जिन्हें कहा जाता था वो आज व्यापारी कहलाते हैं। कुलिक को शिल्पी या कारीगर कहा जाता है और कायस्थ को लेखक। यानी इनका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए रहेगा। यानी फिर से ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। ठीक है, यानी श्रेष्ठी साहूकार, सार्थपा व्यापारी, कुलिक शिल्पी कारीगर और कायस्थ लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, मिहिर कुल का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन ए गुप्त वंश से, बी होड वंश से, सी कुषाण वंश से, डी मौखरी वंश। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी होड वंश। ठीक है, मिहिर कुल होड वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए मौर्य वंश के शासक, बी गुप्त वंश के शासक, सी मौखरी या डी कुषाण। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मौखरी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शक राजाओं के उन्मूलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन ए उसकी पुरावशेषता के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण या उसकी जंग रोधकता के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी उसकी जंग रोधकता के कारण। ठीक है, एंटी करोजिवनेस जो प्रॉपर्टी है आपकी कुतुब मीनार के निकट जो आयरन पिलर की, उसकी वजह से ये सभी वैज्ञानिकों का ध्यान खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, पुंडवर्धन भुक्ति जो प्रांत है ये कहाँ अवस्थित था? और ऑप्शन ए है उत्तर भारत, उत्तर बंगाल में, बी है बिहार में, सी उड़ीसा में, डी असम में। यूपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी उत्तर बंगाल के जो क्षेत्र था उसको हम पुंडवर्धन का प्रांत कहते थे। ठीक है, यानी उत्तर बंगाल में पुंडवर्धन भुक्ति एक प्रांत था। क्वेश्चन नंबर 92 है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है गुप्त काल के चित्रांकन का, दूसरा अवशिष्ट कहाँ पर मिलता है? यानी एक तो गुप्त काल में दो जगह पे चित्रकला में यानी गुफाओं में चित्रांकन किया गया था। पहला अजंता की गुफाओं में चित्रांकन किया गया था, दूसरा कहाँ पे किया है ये क्वेश्चन है आपसे। तो ऑप्शन ए है बाग की गुफाएं, बी है एलोरा की गुफाएं, सी है लोमस ऋषि गुफाएं और डी है नासिक की गुफाएं। ये भी यूपीएससी सन 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी बाग की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। ठीक है, तो बाग की गुफाओं में गुप्त वंश में बाग की गुफाओं में चित्रांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकंड और डी है रामगुप्त। ये यूपीपीसीएस सन 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी यानी समुद्रगुप्त। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त ने परम भागवत की टाइटल यानी परम भागवत उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ल्यूसेंट की बुक का। तो ये क्वेश्चन है कि 94, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? रेशम बुनकरों के बारे में किस शिलालेख में दे रखा है? ऑप्शन ए दसपुर शिलालेख, बी हाथी गुम्फा शिलालेख, एरन शिलालेख या डी प्रयाग प्रशस्ति। ये मध्य प्रदेश पीएससी की सन 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए यानी दसपुर शिलालेख। ठीक है, दसपुर शिलालेख में रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से हमने लूसेंट के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के सभी पॉइंटर की तरफ। तो यहाँ से आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन के पॉइंटर स्टार्ट होते हैं। तो पहला पॉइंट से पहला फैक्ट है कि गुप्त वंश ने शासन किया था, तो इसकी अवधि रहेगी 319 से 500 ईस्वी तक का शासन गुप्त वंश का शासन कहा जाता है भारत पर। नेक्स्ट है कि चार अश्वमेधों का संपादन किसने किया था? तो ये प्रवरसेन प्रथम ने चार अश्वमेधों का संपादन किया था। भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये बी ए आपके स्मिथ जी ने बताया था, वी एन स्मिथ ने। और गुप्त राजा देवगुप्त का अन्य नाम क्या था? इसका अन्य नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम राजा देवगुप्त भी था।
नेक्स्ट की प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की टाइटल यानी परम भागवत की उपाधि धारण की, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको देवगुप्त भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख संबंध है, किससे संबंध है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है, यानी प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख दोनों एक ही हैं। तो ये किस राजा से संबंधित हैं, ये समुद्रगुप्त से संबंधित हैं। और इसके जो रचनाकार थे वो आपके हरिसेन थे, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देता है, तो किसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। ठीक है, यानी प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के साथ साथ और भी जितने भी गुप्त वंश के राजा थे उन सब के बारे में भी सैन्य जो और दूसरे राजा थे उनके बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जो विजय थी, समुद्रगुप्त की जो विजय यात्रा था, उन सब चीज़ों का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर क्या लेख मिलता है, किसका लेख मिलता है, तो इस पर जहांगीर का लेख मिलता है। एक्चुअली हम प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात करें तो ये अभिलेख अशोक का था। अशोक के बाद इस पर समुद्रगुप्त ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति करवाई, यानी प्रयाग प्रशस्ति नाम से समुद्रगुप्त का अभिलेख बना। उसके बाद इस पर कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में भी जानकारी मिलती है, और अंत में जहांगीर ने भी इस पर अपना लेख खुदवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि किसने धारण की थी, तो पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि समुद्रगुप्त की उपाधि थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित कौन हुए थे, तो हूणों के आक्रमण से गुप्त राजवंश विचलित हुआ था। नेक्स्ट है कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, ये कब किया था, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। गुप्त शासक जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी, तो ये स्कंदगुप्त था। नेक्स्ट है कि वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तो ये भीतरी स्तंभ अभिलेख है, जहाँ से ये हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण रहे हैं, तो इन कारणों में से हूणों का आक्रमण भी था, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना, और अयोग्य उत्तराधिकारी होना, ये सभी कारण थे जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। नेक्स्ट था कि शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किसे किया था, तो ये रुद्र सिंह तृतीय जो सिख शक राजा था उसको पराजित किया था। जिसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस रजत सिक्के जारी करवाए और साथ में अपना एक टाइटल विक्रमादित्य धारण किया। नेक्स्ट है कि रजत सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, यानी ये पहला गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन से संचालित होता था वो कौन सा पतन था, तो कौन सा बंदरगाह या पोर्ट था, वो ताम्रलिप्ति पोर्ट था। ठीक है, इसी प्रकार से भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, ये इसका रीजन है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी कौन सी है, तो ये यानी श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो श्रेणी क्या होता है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, तो ये श्रेणी के बारे में सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित शक्ति किस स्थित केंद्र संबंधित थे, तो ये किन चीज़ों के केंद्र थे, तो ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित केंद्र थे। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन जाने जाते हैं, तो ये सुश्रुत जाने जाते हैं, और ये इन्होंने एक रचना की थी सुश्रुत संहिता। ठीक है, नेक्स्ट है कि धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, तो इन चारों में से कौन आयुर्वेद के शास्त्र से संबंध नहीं रखते हैं, तो ये भास्कराचार्य जी हैं जो इससे संबंधित नहीं है, जबकि धन्वंतरी, चरक तथा सुश्रुत ये सभी अपने आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है, तो ये प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। सातवीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंध कौन था, तो ज्योतिषाचार्य थे आपकी छप्पड़क। ठीक है, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे उनमें से छप्पड़क एक ज्योतिषाचार्य थे। नेक्स्ट है कि कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह शासक कौन था, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य थे। ठीक है, इन चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। नेक्स्ट है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता है। इसी प्रकार से गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट था। नेक्स्ट है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे,
तो इससे स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? ये प्राकृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये एरन अभिलेख से सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, एरन अभिलेख में, जो भानुगुप्त का अभिलेख है। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी 319 ईस्वी में, या 319 से 20वीं ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सम्राट को उनके विरुद्ध से, यानी उनके जो टाइटल्स थे, यानी उनकी जो उपाधियाँ थी, उनसे सम्मिलित करना है, सुमेलित करना है। तो अशोक को टाइटल मिली थी प्रियदर्शी का, ठीक है, यह देव नाम प्रियदर्शी, यह अशोक का टाइटल था। इसी प्रकार से समुद्रगुप्त को परम क्रमांक कहा जाता था, संत चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य, तथा स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा जा गया है। इसी प्रकार से अगर हम नगरों की क्रमिक पतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये किस वंश से संबंधित था? यानी किस वंश में नगर जो सिटीज़ थी वो खत्म होती चली जा रही थी? तो ये गुप्त वंश में, ठीक है। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में किसने दिए थे? तो गुप्त वंशों ने दिए थे, गुप्त वंश के राजाओं ने दिए थे। नेक्स्ट, ये प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये गुप्त वंश का शासनकाल था। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये उपज का ये छठवां हिस्सा, ये भूमि राजस्व की दर हुआ करती थी उस समय। नेक्स्ट है कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का छठा भाग, यानी हिंदू लोग उपज का जितना भी छठ, 1/6 टैक्स देते थे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, किसको? तो ये ब्राह्मणों को। इसका अर्थ है कि जो ब्राह्मणों को ग्राम दे किए जाते थे, यानी जो भूमि दी जाती थी, उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो ये बेदक भागम कहते थे, ठीक है। यानी जो सिंचाई टैक्स लगता था, इरिगेशन टैक्स लगता था, उसको बेदक भागम कहते थे। नेक्स्ट है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लौह के यंत्रों उपकरणों हेतु। यानी वारंगल किसके लिए जाना जाता था? लोहे के यंत्र बनाने के लिए और उपकरण बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि तोरमाड़ था, ये तोरमाड़ कौन था? तो ये हूड जाति दल का राजा था। हूड शासक मेहरकुल को पराजित किसने किया था? तो इसे बालादित्य एवं यशोवर्धन ने पराजित किया था। नेक्स्ट है कि विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ सिंधियों के बारे में पता करना। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि सत्य कथन है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, ये बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें गुप्त वंश से संबंधित सही हैं। नेक्स्ट था कि शतरंज का खेल ओरिजिनेट हुआ था, तो शतरंज का खेल भारत में ही ओरिजिनेट यानी उद्भव हुआ था शतरंज के खेल का। नेक्स्ट है कि शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। नेक्स्ट है, प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये कपिल का योगदान है प्राचीन सांख्य दर्शन। नेक्स्ट, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है। तो सांख्य की मान्यता यह है कि आत्मज्ञान की मोक्ष, यानी आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न ही कोई ब्रह्म बाहरी प्रभाव तत्व कारक, ठीक है। यानी कोई भी बाहरी प्रभाव और कारक आपको मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगा, केवल आपका आत्मज्ञान, ठीक है, यानी सेल्फ नॉलेज ही आपकी मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करेगी। नेक्स्ट है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक आपके पतंजलि ऋषि रहे हैं। अगला फैक्ट है कि अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह है जो अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो अष्टांग योग का अंश इन चारों में से अनुस्मृति नहीं है, ठीक है। जबकि प्रत्याहार, ध्यान और धारणा ये तीनों ही अष्टांग योग के अंश हैं। नेक्स्ट है कि महावास के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो महावास के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला है कि नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक, यानी नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये गंगेश थे। नेक्स्ट था कि जब तक जीवित रहो, ये लाइन किसका है? ठीक है, इस लाइन में बोला गया है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। यानी पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किससे संबंधित है? तो ये चावारकों से संबंधित है, ठीक है, यानी चावार्क धर्म से संबंधित है ये उक्ति। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कणाद जी, उलू कणाद जी वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम जी थे, गौतम ऋषि जी थे। नेक्स्ट है कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो ये जैमिनी जी, जैमिनी ऋषि मीमांसा के प्रणेता थे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य वैशेषिक मीमांसा न्याय तथा योग में से वह है।
यानी इन सभी में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं। यानी इन सभी में से, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, मीमांसा हो, न्याय हो या योग दर्शन हो, इन सभी में से कौन ये मानता है कि वेद पुराण हैं ये सभी शाश्वत सत्य हैं, यही सत्य हैं? तो ये मीमांसा मानते हैं। ठीक है, मीमांसा वाले लोग ये सब मानते हैं। और मीमांसा के प्रणेता कौन रहे हैं, मीमांसा किसने बनाया है, किसने रचना की है? तो ये जैमिनी ऋषि हैं। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह है जो भारतीय शरण दर्शन का भाग नहीं है। तो इन सभी में से कौन सा शरण दर्शन का भाग नहीं है? तो मीमांसा और वेदांत ये एक ग्रुप है, न्याय और वैशेषिक दूसरा ग्रुप, जबकि लोकायत और सापालिक, इस लोकायत और कापालिक, ये आपके भारतीय शरण दर्शन का हिस्सा नहीं है। ठीक है। और जो आपके दूसरा तीसरा पेयर बचा वो था सांख्य दर्शन और योग दर्शन। ठीक है, तो ये तीन पेयर में हैं जिसके 6 दर्शन हैं टोटल मिला के, जबकि लोकायत और कापालिक इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये शंकराचार्य जी थे। अगला है कि ज्ञान कर्म भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है कि शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज और माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध किसका नहीं था? तो इन सभी में से अभिनव गुप्त का संबंध नहीं था, जबकि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, इन सभी का संबंध वेदांत दर्शन से था। ठीक है। यदि हम शंकराचार्य की बात करें तो इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसी प्रकार से माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत तथा रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत प्रचारित किया था। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है हमें संवत्सर को और उनकी गणना विधि को। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो ये 58 BC यानी 58 ईसा पूर्व ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यानी जितना आज का ईयर है 2023 है, तो उसमें आप 58 साल ऐड कर देंगे तो आपके विक्रम संवत की सालें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करें शक संवत की, तो शक संवत आपका 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी आज जितनी ईयर चल रही है 2023, उसमें से अगर 78 घटा दें तो ये शक संवत निकल के आएगा। नेक्स्ट है गुप्त संवत, तो गुप्त संवत आपका 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया था। कली संवत आपका 3102 ईसा पूर्व में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यानी अ, आज से लगभग 5-6 हज़ार साल पहले कली संवत स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें सत्य कथन की, तो सत्य कथन है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है। शक संवत 78 AD से स्टार्ट हुआ है और गुप्त काल सन 319 से स्टार्ट हो गया। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से स्टार्ट हुआ था। पुलकेशिन सेकंड को बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो किस प्रकार से होगा? तो 465 आपका शक संवत में दे रखा है। यदि हम इसे विक्रम संवत में स्टार्ट करना चाहें तो किस तरीके से होगा? तो 600, तो ये आपका 601 या 600 रहेगा। अब इसे करने का तरीका ये है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको, क्योंकि यहाँ पर शक वर्ष 465 दे रखा है, यानी शक संवत के हिसाब से 465 हो गया है, इसे हम विक्रम संवत में दिनांकित करना है। और विक्रम संवत आपको पता है कि 58 BC से स्टार्ट होती है, जबकि शक संवत 78 AD से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 465 शक संवत दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें विक्रम संवत जाना है तो पहले तो 78 AD इसमें ऐड करें, तब हम जीरो पे पहुँचेंगे, और फिर इसमें 58 BC का ऐड करें। टोटल मिला के जितना आएगा वो आपका विक्रम संवत आएगा। यानी ये करेक्ट पूरा जो मिलेगा, तो 8 8 16 5 21 का 1 हासिल, 2 6 7 13 और 5 18, 2 20 का 0 हासिल, फिर से आपका 2 रहेगा, 2 4 6 यानी 601 ईस्वी रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो फैक्ट है कि एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है, तो इसका तुल्य वर्ष क्या रहेगा? तो यदि अगर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर शक संवत 556 दिया है, तो आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जिसको जीरो से स्टार्टिंग मानी जाती है, तो अगर हमें उसकी डेट फाइंड आउट करनी है, उसका ईयर फाइंड आउट करना है, तो 556 में हमें 78 AD को ऐड करना होगा, क्योंकि शक संवत 78 साल बाद स्टार्ट हुआ है ग्रेगोरियन कैलेंडर के। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो 634 ईस्वी रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। ठीक है, यानी जिसे पैटर्न कहा जाता है। मौखरी शासकों की राजधानी आपकी कन्नौज रही, यानी कन्नौज को सबसे ज़्यादा महत्ता मौखरी शासकों ने दी। हरिसेन, कल्हड़ एवं कालिदास में से वह है जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं मिलती हैं। तो इन तीनों में से करेक्ट आंसर रहेगा कल्हड़। ठीक है, यानी कल्हड़ की पुस्तकों में हर्ष
हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं भी मिलती हैं। नेक्स्ट है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये बाणभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये कन्नौज ही थी। नेक्स्ट, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कहाँ पे की थी, तो ये कन्नौज में की थी। नेक्स्ट है कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, पहला है कन्नौज और दूसरा है प्रयाग में, ठीक है। तो इन दो जगहों पे सम्राट हर्षवर्धन ने, जो पुष्पवती वंश से संबंधित थे, उन्होंने दो महाधार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो ये आपका प्रयाग है, ठीक है। यानी प्रयाग में उन्होंने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन अग्रगमन को किसने रोका था, तो पुलकेशिन सेकंड ने रोका था। अगला है कि हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही किया था। कभी बाण, यानी जिन्हें बाण भट्ट भी कहा जाता है, ये किसके दरबार के निवासी थे, तो ये औरंगाबाद के निवासी थे। ये औरंगाबाद में प्रीति खूटा जगह के निवासी थे, ठीक है। और आपके जो बाण भट्ट हैं आपके हर्षवर्धन के दरबारी कभी रहे हैं। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग भारत आया था, तो ये सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री हुआनसांग या ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन क्या है, तो इस संदर्भ में जो सही कथन है वो है कि जहाँ तक कि अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, ठीक है। व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। ये सभी चीज़ें इनकी पुस्तक, हिंसन की पुस्तक सीक्यू आपकी सीयूकी में दे रखा है, ठीक है। यदि हम ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था, तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए मथुरा पर शहर प्रसिद्ध था ह्वेनसांग के समय। नेक्स्ट है कि कौसी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये रेशम के लिए किया जाता है। अगला है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था, ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सियूकी की रचना, जो ह्वेनसांग ने की थी। चीनी यात्री जिसने चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो ये ह्वेनसांग ही थे। इसी तरीके से चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग 671-672 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं बेनतू नाम से, यानी भारत को चीन में बिनतू कहा जाता था उस समय। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा बिहार, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। नेक्स्ट है कि नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था आपका कन्नौज। कथन दे रखा है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण दे रखा है, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। तो ये यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण आपका कथन की व्याख्या भी करता है। अगला पॉइंट है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। भूमि के नियंत्रण भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये सभी सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है कि सत्य कथन है कि चीनी तीर्थयात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। इसी तरीके से चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उससे बौद्ध धर्म को उपासक बनाया। यानी ह्वेनसांग आपका हर्ष के दरबार में आया था, इसी प्रकार से फायान चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है कि 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन है। पहला है कि उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। नेक्स्ट था कि उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई थी। तो ये दोनों ही सही हैं। अगला है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उसका जन्म हुआ था, यानी आदि शंकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म केरल में हुआ था। अगला है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। पहला मठ था आपका जोशी मठ, दूसरा द्वारका, तीसरा पुरी तथा चौथा श्रृंगेरी, ठीक है। तो ये 4 मठ बनाए थे शंकराचार्य जी ने। अगला है कि सुमेकित करना है, आपको सुमेलित करना है, तो रवि कीर्ति आपके पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। नहीं, पुलकेशिन सेकंड के दरबार में रवि कीर्ति रहते थे। उसी प्रकार से कन्नौज के यशोवर्मन के समय भवभूति थे और हरसेन समुद्रगुप्त के दरबार के कवि थे। इसी प्रकार से दंडी नरसिंह बर्मन के दरबारी कवि थे, ठीक है। अगला फिर से सुमेलित आपको करना है, तो दरबार कवि और राजाओं की अगर हम बात करें, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के समय थे,
और इसी प्रकार से हर्षसेन आपके समुद्रगुप्त के समय थे और बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय इन्होंने इस हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट रहे थे। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है और ये घटनाचर पूर्वावलोकन का ये अंतिम पॉइंट है। यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। तो भोज की राजधानी आपकी धार थी, दुर्गावती की राजधानी गोंडवाना, समुद्रगुप्त प्रांतीय शासक था विदिशा राज्य विदिशा प्रदेश का। इसी प्रकार से अशोक प्रांतीय शासक था उज्जैनी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सभी क्वेश्चंस देखे हैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन के, जो पॉइंटर फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसी के साथ आप 6-7 क्वेश्चंस और हैं जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक में दे रखे हैं, तो उनको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें जो गुप्त वंश से संबंधित था, तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे, जो यात्री थे, निम्नलिखित यात्री थे जो किस क्रम में भारत आए थे उनका वर्णन, उनको कालानुक्रम में डालना है। पहला यात्री था टॉमस रो, सेकंड है फायान और तीसरा है ह्वेनसांग। अब इन तीनों को क्रम से लगाना है। यदि हम फायान की बात करें तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। इसी प्रकार से ह्वेनसांग ये आपके 630 से 643 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। जबकि टॉमस रो ये आपके 1616 और 1619 में जहांगीर से परमिशन लेने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करने का। ठीक है, तो इन सभी का जो क्रम रहेगा वो फायान सबसे पहले आएंगे, जिन जो विक्रमादित्य के दरबार के कवि थे। ठीक है, विक्रमादित्य के दरबार में यात्री बन के आए थे। उसी प्रकार से उनके बाद ह्वेनसांग आएंगे और तीसरे नंबर पे टॉमस रो आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, सी है हर्ष के समय के लिए प्रसिद्ध नाटककार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यदि मैं भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक थे। प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, यानी भारतीय इतिहास में जो चिकित्सक थे धन्वंतरी, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। यह भारत में औषधि विज्ञान के जन्मकार कहे जाते हैं, जन्मदाता कहे जाते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दरबार के नवरत्नों में से एक धन्वंतरी भी थे। अन्य अगर नवरत्न की बात की जाए तो छप्पड़ के एक ज्योतिषाचार्य थे। इसी प्रकार से यहाँ पर शंकु भी रहते थे, बेताल भट्ट रहते थे, घट पर कर पर रहते थे, बरूची, अमर सिंह, बारामहेर एवं कालिदास, ये सभी आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक नवरत्न थे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, चरक संहिता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी, यानी चिकित्सा। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है, जिसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दोष औषधियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि खगोलविद बारामहेर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य के, बी बिंबिसार के, सी बिंदुसार के, या डी पृथ्वीराज चौहान के। यदि हम कालिदास की बात करें, कवि कालिदास की बात करें, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने आपके इस अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम नाम से बहुत सारे नाटक, संस्कृत नाटक बनाए हैं। ठीक है, खगोलविद बारामहेर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा इनकी उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थीं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट पर बारहमेर और बरूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42, तो ये आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो पैट अध्यावार प्रश्न कोर्स है उसका ये अंतिम क्वेश्चन होगा गुप्त वंश से संबंधित, और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था ऑप्शन ए 57 ईसा पूर्व में, बी 78 ईसा पूर्व में, सी 57 ईसा पूर्व में, या डी 78 ईस्वी में। ये जूनियर इंजीनियर तकनीकी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 57 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, यानी 57 BC में विक्रम संवत की स्टार्टिंग हुई थी और इसके प्रणेता थे विक्रमादित्य। सेकंड थे शक संबंध के प्रणेता, शक संबंध आपका 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और इसके प्रणेता थे आपके कनिष्क। और हिजरी संबंध जिसे इस्लाम धर्म से संबंधित है, इसके प्रणेता थे पैगम्बर मोहम्मद साहब और इसकी स्थापना 622 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस थे गुप्त वंश से संबंधित। अगर अभी भी आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए।
जय हिंद, शुक्रिया।